हेलो, टू डायमेंशनल ज्योमेट्री की इस क्लास में आप सबका स्वागत। मैं रफ़ीक अहमद। हम एलिप्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं और उसी सिलसिले में दो प्रॉब्लम्स आज ले रहे हैं इस वीडियो में। पहली है, सिद्ध कीजिए कि रेखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ 1/2 इंटू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो लाइंस हैं, एक प्लस साइन से और एक माइनस साइन से, दो रेखाएं हैं। तो ये रेखा और ये दीर्घवृत्त, इन दोनों के जो प्रतिच्छेद बिंदु होंगे, रेखा और दीर्घवृत्त के दो प्रतिच्छेद बिंदु, उनको दीर्घवृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखाएं दीर्घवृत्त के संयुग्मी व्यास हैं। ये प्रूव करना है। जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, ये दीर्घवृत्त और ये इन दोनों में से कोई एक रेखा चित्र में दिखाई है। प्लस चिन्ह से जो रेखा बनती है, मान लो वो है ये, ऐसे ही माइनस चिन्ह से बनेगी। तो इनमें से कोई सी भी रेखा, यानी प्लस चिन्ह से या माइनस चिन्ह से, वो दीर्घवृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है। वो बिंदु हैं पी और डी, और इन प्रतिच्छेद बिंदुओं पी और डी को केंद्र C00 से मिलाने वाली ये जो दो रेखाएं बनी, CP और CD, हमें सिद्ध करना है कि दीर्घवृत्त के संयुग्मी अर्धव्यास होंगे। इनको आगे बढ़ा देंगे तो संयुग्मी व्यास बन जाएंगे। यहाँ C तक बोले इनको, तो फिर ये अर्धव्यास है। तो ये संयुग्मी है, ये प्रूव करना है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर आए। ये दीर्घवृत्त का इक्वेशन हो गया और ये दी गई रेखाएं हो गई, इक्वेशन नंबर 2। इस रेखा को हम बाद में काम में लेंगे। पहले इसकी बजाय ये रेखा लें, रेखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये कोई रेखा है और हम ये मान लें कि ये रेखा और दीर्घवृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु, उनको केंद्र से मिलाने वाली जो दो रेखाएं हैं CP और CD, वो अगर दीर्घवृत्त के संयुग्मी अर्धव्यास हैं तो C कितना होगा या C कितना होना चाहिए, तो आ जाएगा कि C की वैल्यू ये होनी चाहिए। तो उससे प्रूव हो जाएगा कि ये वो रेखा है। तो यानी हम इसको प्रूव करेंगे। तो हमने शुरू में ली ये रेखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दीर्घवृत्त नंबर 1 को ये रेखा मान लो P और D पर काटती है, जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है। अब इस चित्र में ये रेखा ये वाली मान ली जाए, तो ये रेखा दीर्घवृत्त को P और D पर काटती है। यदि P और D दीर्घवृत्त के संयुग्मी व्यासों के सिरे हैं, तब P के कोऑर्डिनेट्स और D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो ये हैं। अगर P का उत्केंद्र कोण थीटा मान लें, तो P के तो हो जाएंगे A cos थीटा B sin थीटा, और फिर D का उत्केंद्र कोण हो जाएगा π/2 प्लस थीटा। तो इसमें थीटा के स्थान पर π/2 प्लस थीटा रखें तो D के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस A sin थीटा cos B cos थीटा। तो रेखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस दीर्घवृत्त को अगर P और D पर काटती है, और अगर P और D संयुग्मी व्यास के सिरे हैं, तो फिर P और D के कोऑर्डिनेट्स इस टाइप के होंगे। अब क्योंकि P और D इस रेखा पर हैं, यानी इस रेखा और दीर्घवृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु हैं, तो ये दीर्घवृत्त पर भी होंगे और इस रेखा पर भी होंगे। ये इस रेखा पर हैं तो इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो रेखा के समीकरण को एक स्टेप तो एम एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके लिख दिया, y माइनस एम एक्स बराबर सी। ये तो रेखा का ही समीकरण है, और इसमें P और D के कोऑर्डिनेट्स प्रतिस्थापित कर दें, क्योंकि P और D इस रेखा पर हैं और इसलिए इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो पहले इसमें P के कोऑर्डिनेट्स रखें, y की जगह B sin थीटा रखेंगे, माइनस m अपनी जगह और x की जगह A cos थीटा बराबर C, और D भी इसे संतुष्ट करेगा। तो y की जगह D का सेकंड कोऑर्डिनेट B cos थीटा और x की जगह D का फर्स्ट कोऑर्डिनेट A sin माइनस ऑफ A sin थीटा रखेंगे, तो एक माइनस पहले से है, प्लस हो जाएगा बराबर C। और इन दोनों इक्वेशंस को वर्ग करके जोड़ दें ताकि जो थीटा है वो एलिमिनेट हो जाए। तो वर्ग करके जोड़ेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो उसमें से B स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है। सेकंड पदों के स्क्वायर A स्क्वायर एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एम स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो उसमें से A स्क्वायर एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और 1 हो जाएगा बाकी की टर्म।
और इधर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 2c स्क्वायर। तो थीटा को एलिमिनेट करने के लिए वर्ग करके जोड़ दिया, तो ये इक्वेशन आ गई। 2 से डिवाइड कर दें और साइड चेंज कर दें तो सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 1/2 ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लेने पर सी की वैल्यू हो जाती है प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम निष्कर्ष को देखें। जब हमने ये माना कि ये रेखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और दीर्घवृत्त के दो प्रतिच्छेद बिंदु संयुग्मी व्यास के सिरे हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड दीर्घवृत्त के दो प्रतिच्छेद बिंदु P और D अगर संयुग्मी व्यास के सिरे हैं तो फिर C का मान इतना होगा। ये यहाँ पर प्रूव हुआ। इसका मतलब C का मान इस रेखा में रख दें, इस रेखा के समीकरण में C का मान रख दें, तो फिर ये समीकरण हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट 1/2 ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये C का मान रख दिया। तो वही बात आगे जो हमें सिद्ध करनी थी, हमें ये सिद्ध करना था कि ये वाली रेखा और दीर्घवृत्त के दो प्रतिच्छेद बिंदु संयुग्मी व्यास के सिरे हैं। तो हमने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिया पहले इस रेखा की जगह, और फिर प्राप्त हुआ कि C का मान इतना है, तो C का मान y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रख दिया, तो वो रेखा ये हो गई। अर्थात रेखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तथा दीर्घवृत्त के प्रतिच्छेद बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली रेखाएं यानी CP और CD दीर्घवृत्त के संयुग्मी व्यास अगर हैं तो तभी होंगे जब C का मान इतना आए। अतः ये रेखाएं C का मान y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रख दिया, तो उससे ये प्राप्त हो गई। इसका मतलब ये रेखा और दीर्घवृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु दीर्घवृत्त के संयुग्मी व्यासों के सिरे होंगे। तो ये प्रूव हुआ है। हमने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मान के और C का मान निकाल दिया, उससे ये बात प्रूव हुई। दूसरे तरीके से करते तो वो ऐसे होता कि ये रेखा और ये दीर्घवृत्त उसके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेते। सेकंड जो तरीका हो सकता था इस सवाल को करने का, वो ये हो सकता था कि दीर्घवृत्त और ये रेखा इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदुओं के निर्देशांक निकाल लेते, इनको हल कर लेते x और y के लिए। पहले y का ये मान इसमें रख देते, y एलिमिनेट हो जाता और x का द्विघात समीकरण आ जाता, और फिर x के द्विघात समीकरण से x के दो मान आ जाते, वो दो मान x के यहाँ रखते तो y के दो मान आ जाते, उससे आ जाता ये रेखा और ये दीर्घवृत्त के प्रतिच्छेद बिंदुओं के निर्देशांक। जब ये निर्देशांक आ जाते तो CP की प्रवणता ज्ञात करते और CD की प्रवणता ज्ञात करते, और दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल करते, और वो माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाता, दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल। तो उससे भी सिद्ध हो जाता है कि ये CP और CD परस्पर संयुग्मी हैं। लेकिन हमने इस तरीके से किया। अगला क्वेश्चन लें, और अगले क्वेश्चन में सिद्ध करो कि दीर्घवृत्त के किसी व्यास के किसी बिंदु की ध्रुवी, कोई से भी व्यास पर एक बिंदु ले लें कहीं भी और उस बिंदु की ध्रुवी ज्ञात करें तो वो संयुग्मी वाले व्यास के समांतर आती है। जैसे ये दीर्घवृत्त, ये इसका केंद्र, ये इसका एक व्यास, मान लो P डैश, ये दीर्घवृत्त का एक व्यास हो गया। अब इस व्यास पर कहीं भी कोई बिंदु ले लें, फिर उस बिंदु की ध्रुवी ज्ञात करें दीर्घवृत्त के सापेक्ष, तो वो ध्रुवी इस वाले व्यास के समांतर जो व्यास है, मान लो कि वो इस वाले व्यास के संयुग्मी जो व्यास है, मान लो कि DD डैश, तो वो ध्रुवी इस DD डैश के समांतर आएगी। ये प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन में ये तो हो गया दीर्घवृत्त का समीकरण। इसके किसी व्यास y इक्वल टू एम एक्स, ये जो व्यास है उसका समीकरण हमने मान लिया y इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि हम जानते हैं कि दीर्घवृत्त का व्यास हमेशा उसके केंद्र से गुजरता है और इस मानक दीर्घवृत्त का केंद्र मूल बिंदु होता है। तो व्यास मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा होती है, और मूल बिंदु से गुजरने वाली किसी भी रेखा का समीकरण इस रूप में होता है y इक्वल टू एम एक्स, उसमें अचर पद c नहीं होता है। तो ये दीर्घवृत्त का एक व्यास मान लिया, मान लो P डैश P। तो फिर इसका संयुग्मी व्यास क्या होगा? मान लो संयुग्मी व्यास जो DD डैश है उसका समीकरण भी ऐसा ही होगा, वो भी मूल बिंदु C से गुजरने वाली रेखा होगी। तो उसका समीकरण हो जाएगा y इक्वल टू एम डैश एक्स, जहाँ एम डैश कितना होगा, तो इस संयुग्मी व्यास की प्रवणता एम डैश और व्यास की प्रवणता एम डैश, इन दोनों के का गुणनफल माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। तो एम डैश का मान यहाँ से निकलेगा, क्योंकि अगर ये दोनों व्यास संयुग्मी हैं तो इनकी प्रवणताओं का गुणनफल
माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ से एम डैश की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम। ये क्या प्राप्त हो गया? संयुग्मी वाले व्यास की प्रवणता एम डैश। ये एक व्यास था, इसका संयुग्मी ये है, तो इस संयुग्मी वाले व्यास की प्रवणता एम डैश का मान ये आ गया। डी डी डैश का, इस चित्र में जो डी डी डैश है उसकी प्रवणता ज्ञात हो गई। अब हम व्यास नंबर 1, ये जो पहला व्यास है पी डैश पी, इस पर कोई बिंदु ले लें। इस पर कोई बिंदु हमने ले लिया आर, और उसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए x1 y1। जैसे यहाँ पर ले लिए बिंदु आर, कहीं भी ले लें इस व्यास पर, इस पूरे व्यास पर कहीं भी कोई बिंदु ले लें, ये ले लिया। तो क्योंकि ये बिंदु इस व्यास पर है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स इस व्यास के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, और उससे आ जाएगा y1 बराबर mx1, यानी x की जगह x1 और y की जगह y1 रखेंगे, ये आ जाएगा। ये तो इसलिए क्योंकि ये बिंदु इस व्यास पर है। अब इस बिंदु की दीर्घवृत्त के सापेक्ष ध्रुवी, x1 y1 बिंदु की दीर्घवृत्त के सापेक्ष ध्रुवी ये हो जाएगी x1 x अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 y अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अब इस ध्रुवी की प्रवणता निकालें, तो मान लो इस ध्रुवी की प्रवणता m1 है, तो वो हो जाएगी माइनस ऑफ इस इक्वेशन में x का गुणांक यानी x1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन y का गुणांक यानी y1 अपॉन बी स्क्वायर। तो ये इस ध्रुवी की प्रवणता होगी। इसको और सरल करें तो बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगी माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1। और इसमें क्योंकि y1 और x1 में ये संबंध है, क्योंकि बिंदु x1 y1 व्यास नंबर 1 पर है, तो यहाँ से y1 का मान mx1 इसमें रख दें, यहाँ y1 की जगह mx1 रख देंगे, तो फिर x1 कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म हो गई माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम। x1 कैंसिल होने के बाद ये क्या आई? ये प्राप्त हुई व्यास पीपी डैश पर लिए गए बिंदु R की ध्रुवी की प्रवणता, और ये उतनी ही आई है जितनी कि संयुग्मी व्यास डी डी डैश की प्रवणता थी। इसका मतलब ये ध्रुवी उस संयुग्मी व्यास के समांतर है, क्योंकि दो रेखाओं की प्रवणताएं अगर समान आ जाएं तो वो समांतर होती हैं। तो बात अपनी सिद्ध हो गई कि एक व्यास पर कहीं भी कोई बिंदु ले लें, उस बिंदु की ध्रुवी ज्ञात करें, तो उस ध्रुवी की प्रवणता उतनी ही आएगी जितनी संयुग्मी वाले व्यास की प्रवणता है। अतः एक व्यास पर लिए गए किसी भी बिंदु की ध्रुवी संयुग्मी वाले व्यास के समांतर होती है। तो ये दो क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में लिए हैं। इस वीडियो में आज इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।